मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे द कुरुक्षेत्र आईएएस एकेडमी और डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में। तो आइए, आज 11 जुलाई है और आज का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज हम उसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से रिलेटेड। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक जो था आज वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज सीबीआई से रिलेटेड। तो इसको हम जीएस पेपर 2 दैट इज पॉलिटी से हम इसको रिलेट करेंगे और इसका इम्पॉर्टेंट इसमें जो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू या हमारे जो मेंस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है आप उसका नोट बनाएंगे और उसको कहीं पर लिख लीजिए। तो ये था द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द मेंटेनेबिलिटी ऑफ ओरिजिनल सूट फाइल्ड बाय द maintainability of the original suit filed by the West Bengal, which accuses the center of constitutional overreach and violating the federalism by unilaterally employing the CBI without the state prior consent। इसका मतलब ये है कि जो वेस्ट बंगाल ने जो फाइल केस किया है दैट इज जो सीबीआई का जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने संविधान को क्या किया है, ओवर रीच किया है। कैसे किया है, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए, वो हम उसको देखते हैं। अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसको बनाया गया था 1963 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंस। ओके, ये गवर्न होता है बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको मार्क करिए कि ये जो सीबीआई है अपने कंट्री का, ये एक एक्ट के दौरान बनाया गया है, ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये एक दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 के अंडर में इसको बनाया गया है एंड ये रिकमेंड हुआ था बाय द सांथनम कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सांथनम कमेटी किससे रिलेटेड है, दैट इज फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अवर कंट्री। देन कंपोजिशन इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें हेड होता है बाय द डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई विच इज अपॉइंटेड बाय द 3 मेंबर कमेटी का। जो हेड होता है या फिर जो डायरेक्टर होता है सीबीआई का, उसको अपॉइंट करते हैं 3 मेंबर की कमेटी। वो 3 मेंबर कौन कौन से, हमारे प्रधानमंत्री जी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड सीजेआई दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका टेन्योर होता है 2 साल के लिए। इनका फंक्शन क्या होता है, फोकस ऑन कंबैटिंग द करप्शन इन पब्लिक लाइफ, curb the economic and violent crime through the meticulous investigation and prosecution। ओके, ये फाइट करते हैं साइबर एंड हाई टेक्नोलॉजी को क्राइम होने से। प्रोवाइड द असिस्टेंस टू द सीवीसी दैट इज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल। अभी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अभी न्यूज़ में आ गया है, तो दैट इज अवर ड्यूटी टू गो थ्रू द व्हाट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, लोकपाल क्या है, लोक अदालत क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ें अगर हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में अगर कुछ टर्म्स या फिर जो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं अगर वो आते हैं, तो ये हमें उस चीज़ को आगे फर्दर उसको पढ़ना चाहिए, ना कि उसको जस्ट skip it। and it is a nodal police agency in India which coordinate investigation on the behalf of the Interpol member countries। okay, general consent की बात करें, it is required under the section 6 of the Delhi Police Act of 1946। the consent of the state government to CBI can either general और केस स्पेसिफिक होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेना, ये सीबीआई ये तो बहुत केस स्पेसिफिक, अगर उसको कोई ऐसा केस है जिसको उसको कंसेंट करना है स्टेट गवर्नमेंट से तो वो करेगा, नहीं तो वो जनरल है। जनरल कंसेंट इज कंसेंट बाय द डिफॉल्ट एंड रिसेंटली मल्टीपल स्टेट हैव विड्रॉन द जनरल कंसेंट लाइक द वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड पंजाब एक्सेट्रा।
एक्सेप्शन टू द जनरल कंसर्न लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे कैन ऑर्डर द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम एनीवेयर इन द कंट्री विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। ये हमें ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ये ऑर्डर कर सकते हैं सीबीआई को किसी भी क्राइम का इन्वेस्टिगेट करने के लिए विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। Consent does not apply in the cases where someone has been caught red-handed taking a bribe. In the case of a specific consent, CBI would have to apply to the state government in every cases. And CBI officer will not have the power of police personnel when they enter that state. Okay, withdrawal is not applicable to the cases in which the investigation is already progress. इसमें already अगर कोई investigation progress हो चुका है तो वहाँ से withdrawal applicable नहीं है उस केस के लिए। ठीक है, सेकेंड जो न्यूज़ था वो MSME से रिलेटेड था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मेंस के लिए। आंसर राइटिंग में भी बहुत सारे MSME से क्वेश्चन हमें मिलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको हम GS पेपर 3 दैट इज़ इकोनॉमी से रिलेट करेंगे। और मेनली जो अभी रिसेंट इस पे जो न्यूज़ आया है वो अभी जो यूनियन मिनिस्टर फॉर द MSME कौन बना है, जीतन मांझी। Paid the 6 pillar have identified as focus area for the growth of the MSME। तो अभी जो रिसेंटली जो भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स बने हैं उनमें MSME का मिनिस्टर किसको बनाया गया है, जीतन मांझी को। और उन्होंने बताया है कि हमारे MSME के 6 ऐसे पिलर हैं जिन पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करेगा। वो कौन कौन से 6 सेक्टर्स हैं, formalization and access to the credit, increase the access to market and e-commerce adoptions, high productivity through the modern technology, enhance the skill level and digitalization in the service sector, support to the khadi, village and coin industry to globalize them, empowerment of the women and the artisans through the enterprise creation। ये 6 सेक्टर्स आपने इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो भी नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स या फिर कोई स्टेट PCS एग्जाम है तो ये आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा। देन की पॉइंट हमें क्या याद रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, MSME का एक तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए आप सभी को। देन MSMEs आर द बिजनेस दैट प्रोड्यूस, process and preserve the goods and commodities. Okay, and these are broadly classified based on their investment in the plant and machinery for the manufacturing or equipment for the service enterprises as well as their annual turnover। तो हमें ये MSME को फर्दर क्लासीफाई किया गया है बेस्ड ऑन द कितना उसमें इन्वेस्टमेंट है अगर उस एंटरप्राइजेस में और उस एंटरप्राइजेस का कितना टर्नओवर है, उसके बिहाफ पे हम MSME को फर्दर ब्रॉडली इसको क्लासीफाई किया गया है। देन MSME का जो रेगुलेशन है इंडिया में 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ Agro and Rural Industries merged together to form the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises। ये जो मिनिस्ट्री है ये डेवलप करता है पॉलिसीज, facilitate the programs and monitor the implementation to support the MSME and aid in their growth। ओके, MSME जो डेवलपमेंट जो एक्ट है 2006 का एड्रेस करता है वेरियस इशू जो अफेक्ट करेगा MSMEs को। एस्टेब्लिश अ नेशनल बोर्ड फॉर MSME, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्राइजेस एंड एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनहांस द MSME कॉम्पिटिटिवनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए। आई थिंक अप्रॉक्स 30% जो हमारा GDP का कंट्रीब्यूशन है वो MSME से ही आता है। अभी हमने बात किया था कि कैसे इसको क्लासीफाई करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर ऑफ दैट एंटरप्राइजेस। हम उसको क्लासीफाई करेंगे कि वेदर इट इज़ अ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो में वो आते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट कितना हो, नॉट मोर देन 1 करोड़, और टर्नओवर कितना हो, नॉट मोर देन 5 करोड़। ओके, स्मॉल में वो आएंगे जिनका नॉट मोर देन 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, नॉट मोर देन 50 करोड़ उनका एनुअल टर्नओवर है। मीडियम में जिनका नॉट मोर देन 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ उनका एनुअल टर्नओवर है। ओके,
देन थर्ड जो न्यूज़ था दैट इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसको हम अपने गवर्नेंस या GS पेपर 2 से इसको रिलेट करेंगे। The World Population Day that is seen every year on the 11th of July is a day when the world comes together to raise the awareness about the complex issues surrounding the population growth and its impact on the development and sustainability। तो अभी जो इस साल का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है इसका थीम क्या था 2024 का, दैट इज लीव नो वन बिहाइंड। ओके, ये 1987 में दिस डे ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द डे ऑफ 5 बिलियन, July 11, 1987, when the global population reached the approximately 5 billion, that is the day of 5 billion। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द ग्लोबल पॉपुलेशन इश्यूज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम सभी को ये बात याद रखना चाहिए कि हमारे कंट्री का जो रिसोर्स है वो नहीं बढ़ रहा है, बट जनसंख्या बहुत रैपिड तरीके से बढ़ रहा है, जिसमें ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो सेलिब्रेट होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन एम ये होता है कि हमें ग्लोबली कैसे अवेयरनेस करना चाहिए लोगों को, एंड उसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर ओवर पॉपुलेटेड कोई कंट्री हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे इकोनॉमी में, हमारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे, देन इट विल बी ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। सो थीम क्या था? दैट इज थीम चेंज एनुअली, हर साल जो थीम होता है हर ईयर्स का वो चेंज होता रहता है, एंड इट इज डिसाइडेड बाय द UNDP in coordination with the United Nations Population Fund, that is UNFPA। थीम जो था 2024 का, इस साल का, टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। ये आप सबको याद रखना चाहिए, मे बी अदर सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Thank you so much. If you have any queries, please don't hesitate to contact with us on this phone number, and also you can join with us on our Instagram and Facebook IDs, and also you can mail us on this mail ID. Thank you so much for the today's class.